सो हेलो फ्रेंड, आदाब मेरी तरफ से सभी को। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज को ही हम कंटिन्यू करेंगे 8th की जियोग्राफी के लेसन नंबर 3 को। पावर रिसोर्सेज के बारे में आज हम पढ़ेंगे। मेनली पावर रिसोर्सेज क्या होते हैं और हम कैसे पावर को यूज़ करते हैं, अलग अलग तरह से हम पावर कैसे जनरेट करते हैं, इस सब के बारे में हम आज अच्छे से डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, आज हम पढ़ते हैं पावर सोर्सेज के बारे में। तो अच्छे से बैठ जाइए और चीज़ों को ध्यान से सुनिए। पावर सोर्सेज, सबसे पहले मतलब पावर सोर्सेज का मेन अगर हम देखें तो कोई भी जो पावर सोर्सेज हैं हमारे, सभी जितनी भी हमें पावर मिलती है, जिसको हम लाइट कहते हैं अपनी ज़बान में, जितनी भी हम लाइट जनरेट करते हैं वो एक पावर की तरह काम करती है किसी भी चीज़ को चलाने के लिए। जैसे वो हमें गर्मी देने के लिए, सर्दी देने के लिए, कूलर, एसी के लिए, हीटर के लिए, एवरीथिंग के लिए हमें यूज़ होती है डेली लाइफ में। इंडस्ट्रीज़ को चलाने के लिए, हर चीज़ के लिए पावर ज़रूरी है। तो वो पावर हम कैसे जनरेट करते हैं उसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे, और अलग अलग तरह से कैसे, किस किस सोर्स से, अलग अलग क्या सोर्सेस हैं पावर जनरेशन के, ये सब के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए हम इसके बारे में पढ़ते हैं अच्छे से। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, पावर से। पावर और एनर्जी प्लेस ए वाइटल रोल इन आवर लाइफ। वी आल्सो नीड पावर फॉर इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड डिफेंस। पावर रिसोर्सेज में भी broadly categorized as conventional and non-conventional resources। तो देखिए, जो हमें पावर है, एनर्जी बोल सकते हैं हम, जब पावर बोल सकते हैं, ये हमें एवरी क्षेत्र में चाहिए होती है। इंडस्ट्री ले लो आप, एग्रीकल्चर ले लो, डिफेंस ले लो, ट्रांसपोर्ट ले लो, एवरीथिंग जो भी हमें अदर डेली लाइफ में यूजेस के लिए, हमें रोशनी के लिए, लाइट्स के लिए, उसके बाद हॉटनेस के लिए, कोल्डनेस के लिए, हमें एवरीथिंग के लिए, जितनी भी चीज़ें हम मतलब जो हमारी डेली लाइफ चलती है उसके लिए हमें पावर इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। पावर हमें चाहिए होती है कुछ भी हमें एक्टिविटीज़ करने के लिए। आप किसी भी एक्टिविटी में डेली लाइफ में नोट करते होंगे कि हर एक चीज़ में हमें पावर चाहिए होती है। और पावर को हम दो तरह से कैटेगराइज करते हैं, एक कन्वेंशियल एंड नॉन कन्वेंशियल रिसोर्सेज। तो चलिए हम देखते हैं कन्वेंशियल सोर्सेज क्या होते हैं, सोर्सेज क्या होते हैं, और नॉन कन्वेंशियल सोर्सेज। कन्वेंशियल सोर्सेज, conventional sources of energy are those which have been in common use for long time. Firewood and fossil fuels are two main conventional energy sources. कन्वेंशियल सोर्सेस एनर्जी, वो कन्वेंशियल सोर्स, वो सोर्सेस होते हैं जो हम कॉमनली लॉन्ग टाइम से यूज़ कर रहे हैं। जैसे हम एंशिएंट लाइफ से देखें तो हम लकड़ी का यूज़ कर रहे हैं, फॉसिल फ्यूल का यूज़ कर रहे हैं। बट कन्वेंशियल हम इसको क्यों कहते हैं? कन्वेंशियल वो रिसोर्सेज होते हैं जो रिसाइकल नहीं होते। मतलब क्या है कि हम यूज़ करेंगे, जितना यूज़ करते हैं उतना वो वापस प्रोड्यूस नहीं हो रहा, वो ख़त्म हो रहे हैं। मतलब उसको, वो रिन्यूएबल नहीं है, नॉन रिन्यूएबल है, वो ख़त्म होने की कगार पे आ जाते हैं। और हम उसको जब वेस्टेज करते हैं और उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। अब हम थोड़ा सा पढ़ते हैं फायरवुड के बारे में। फायरवुड, इट इज वाइडली यूज्ड फॉर कुकिंग एंड हीटिंग इन आवर कंट्री। मोर देन 50% ऑफ द एनर्जी यूज्ड बाय विलेजर्स कम्स फ्रॉम फायरवुड। हमारी कंट्री में जो फायरवुड है वो मेनली यूज़ की जाती है कुकिंग के लिए। हम घर में यूज़ करते हैं कुकिंग के लिए, खाना बनाने के लिए, हीटिंग के लिए, गर्मी के लिए, गर्मी प्रोड्यूस करने के लिए, जो जब हमें सर्दियों में जहाँ सर्द इलाके होते हैं वहाँ पे। ये मेनली 50%, हमारी कंट्री में 50% जो विलेज एरिया है वहाँ पे 50% लोग जो हैं वो मेनली वुड पे डिपेंड हैं, जो कुकिंग वगैरह का काम होता है उस पर।
remains of plants and animals which were buried under the earth of millions of years got converted by the heat and pressure into fossil fuel. Fossil fuels such as coal, petroleum, and natural gas as the main source of कन्वेंशनल एनर्जी। देखिए सबसे पहले जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं। फॉसिल फ्यूल्स हम मेनली कहते हैं कोल और पेट्रोलियम को एंड नेचुरल गैस, तीन चीज़ों को हम फॉसिल फ्यूल बोलते हैं। ये बनते कैसे हैं हमने पहले भी देखा था। ये मिलियन ऑफ ईयर जो प्लांट्स वगैरह होते हैं, ये क्या होता है, टूट जाएंगे, प्लांट्स वगैरह होंगे तो कोई अगर आपदा आती है या कोई जैसे लैंडस्लाइड होता है, जब बहुत बड़ी कोई वॉल्केनो वगैरह आता है तो इसके ऊपर जो है वो पूरा क्या हो जाएगा, सारी अर्थ वगैरह पूरा इस पे मटेरियल आ जाएगा और ये मिलियन ऑफ ईयर के बाद क्या होगा कि ये या तो कोयले में चेंज हो जाएंगे या तो अदर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस में। तो ऐसे बनता है हमारा फॉसिल फ्यूल। The reserves of those minerals are limited. The rate at which the growing world population is consuming them is far greater than the rate of their formation. So these are likely to be exhausted soon. देखिए ये जितना भी है जो हमारा कोल एंड पेट्रोलियम्स है, ये अगर हम पर डे में हमारी लाइफ एवरी डे एवरी ईयर जो है वो इंक्रीज हो रही है और जो लाइफ है अगर वो जो सारी हमारी जितनी पॉपुलेशन है वो एवरी डे इंक्रीज हो रही है डे बाय डे। और अगर एक डे में हम देखते हैं अगर हम 3 टाइम इसको यूज करते हैं लगभग या 4 टाइम, जब फॉर एग्जांपल ले लेते हैं हम 10 kg जो है वो हम अगर इसको यूज करते हैं पर डे पॉपुलेशन, तो ये उतना बनेगा नहीं क्योंकि इसको बनने में मिलियन ऑफ ईयर लग रहे हैं, एक तो बहुत लंबा टाइम लग रहा है और जितना हम यूज कर रहे हैं उससे कम ये प्रोड्यूस हो रहा है क्योंकि प्रोड्यूस की रेशो कम है इसलिए, और हमारी यूज करने की रेशो ज्यादा है, इस वजह से ये नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज है और नॉन रिन्यूएबल को ही हम कन्वेंशनल सोर्सेज बोलते हैं। और अब हमने देखा कन्वेंशनल सोर्सेज में क्या क्या आता है, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। कोल के बारे में पढ़ लेते हैं। कोल, दिस इज द मोस्ट abundantly found fossil fuel. It is used as a domestic fuel in industries such as iron and steel, steam engine and the generate electricity. देखिए कोल एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स है हमारे लिए, जो पावर सोर्स है। इससे मेनली क्या होता है, कोयले को हम जलाते हैं, कोयले को जला के हम उससे क्या करते हैं, इंडस्ट्री में यूज करेंगे, आयरन इंडस्ट्री में और स्टील इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा हीट होती है इसकी। जैसे ही हम इसको बहुत सारी हीट मतलब 1000 डिग्री सेंटीग्रेड ये हमें जब हीट देगा, उस हीट के थ्रू हम क्या करते हैं, जो हमारा आयरन होगा और स्टील होगा उसको पिघला के हम अलग अलग उसको शेप देते हैं और उसको हम अपने यूज़ के लायक बनाते हैं। उसके अलावा इंडस्ट्रीज में होता है, रेलवे में यूज़ होता है स्टीम इंजन के लिए। रेलवे में इसमें क्या करते हैं, हम जलाएंगे, पावर प्लांट में यूज़ होता है, ये जब ये जलाएंगे हीट करेगा वाटर को और वाटर में क्या प्रोड्यूस होगी, एक हीट पैदा होगी, सारी एक स्टीम पैदा होगी, भाप बनेगा पानी का और ये भाप क्या करता है, प्रेशर देगा किसी भी चीज़ को और जैसे ही ये प्रेशर देगा इससे एक फोर्स मिल जाएगी, हमें पावर मिल जाएगी किसी भी चीज़ को, इंजन को चलाने के लिए या कोई भी काम हमें करने के लिए इससे हम पावर ले सकते हैं। ये हमने देख लिया इलेक्ट्रिसिटी थर्मल पावर में यूज होता है। The coal which we are using today was formed million of years ago when giant ferns and swamps got buried under the layers of earth. Coal is therefore referred to as the buried sunshine. देखिए कोयल कैसे बना था, अगर हम देखें तो मिलियन ऑफ ईयर पहले क्या हुआ था, विन गैंट फर्न्स एंड स्वैम्प्स एंड फर्न्स क्या हुआ था, स्वैम्प्स एंड फर्न्स होते हैं, स्वैम्प जो जंगल होते हैं साइडों पे बिल्कुल समुंदर से सटे हुए होते हैं सी के किनारे पे,
उनको स्वैम्प बोलते हैं। तो जो सुंदरी हमारा डेल्टा है वहाँ पे स्वैम्प्स हैं। तो ये जो स्वैम्प्स वगैरह होते हैं, ये क्या होता है, मिलियन ऑफ ईयर पहले ये कुछ जो मिट्टी की लेयर के नीचे आ गए थे, दब गए थे, और ये दबे हुए जो थे तो मिलियन ईयर बाद हमने जब इनको खुदाई किया तो यही हमें कोयल के फॉर्म में मिले थे। तो ऐसे बनता है कोयला। द लीडिंग कोल प्रोड्यूसर्स ऑफ द वर्ल्ड आर चाइना, यूएसए, जर्मनी, रशिया, साउथ अफ्रीका एंड फ्रांस। अगर सबसे ज्यादा हम देखें, ज्यादा कोयला प्रोड्यूस करने वाले कौन कौन से देश हैं, तो वो है चाइना, यूएसए, जर्मनी, रशिया, साउथ अफ्रीका एंड फ्रांस। मतलब सबसे ज्यादा यूरोप में सबसे ज्यादा होता है कोयला, हमें मिलता है यूरोप में, और उससे कम हमें मिलता है एशिया वगैरह में, अदर कंट्रीज में। द कोल प्रोड्यूसिंग एरिया ऑफ इंडिया आर रानीगंज, जारिया, धनबाद एंड बाकरो इन द झारखंड। मेनली इंडिया में अगर देखा जाए तो हमारा कोयल का जो एरिया है वो कहाँ पे है, यहाँ पे झारखंड का एरिया पड़ता है, छोटा नागपुर प्लेट्यू, यहाँ पे इस एरिया में झारखंड, छत्तीसगढ़ वगैरह और उड़ीसा के जो एरिया है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोयला मिलता है हमें। यहाँ से हम अपना ज़्यादा कोयला निकालते हैं। वैसे तो ऊपर थोड़ा थोड़ा बहुत सारी जगह निकलता है, जम्मू कश्मीर में मिलता है, फिर अलग अलग एरियाज में मिलता है, बट सबसे ज़्यादा अगर हम देखें तो यहाँ पे झारखंड और छत्तीसगढ़ वगैरह वाले एरिया में हमें इंडिया में सबसे ज़्यादा कोयला मिलता है। जारिया, ये जो जारिया है ना, जारिया में सबसे ज़्यादा और सबसे अच्छा कोयला हमें मिलता है। पेट्रोलियम के बारे में देखते हैं हम। पेट्रोलियम, द पेट्रोल टेक्स कीप्स योर कार रनिंग एज वेल एज द ऑयल दैट कीप्स योर साइकिल फ्रॉम स्क्वैकिंग बोथ बिगैन एज द थिक ब्लैक लिक्विड कॉल्ड पेट्रोलियम। देखिए, हम पेट्रोलियम में और पेट्रोल जो डीजल होता है हमारा, उसमें डिफरेंस होता है। पेट्रोलियम हम जिसको बोलते हैं, लगभग ये गाढ़ा तेल, ये आप देख रहे होंगे ब्लैक कलर का होता है। इसको हम बाद में इंडस्ट्रीज में लाते हैं, ये सीधा हमें ज़मीन से मिलता है। जैसे अरबियन कंट्रीज में सबसे ज़्यादा मिलता है, अमेरिका में मिलता है, ऐसे ही रशिया में भी मिलता है, हमारे इंडिया में ही मिलता है, असम और राजस्थान वगैरह में, गुजरात में मिलता है। तो इसको हम क्या करते हैं, सीधे कौवे होंगे, कौवे से हम निकालेंगे, निकाल के हम इसको इंडस्ट्री में लेके आएंगे, वहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, प्यूरिफाई करेंगे। प्यूरिफाई करने के बाद हम इसमें से अलग अलग प्रोडक्ट निकालते हैं, अलग अलग, जैसे इसमें से हम निकालेंगे डीजल, पेट्रोल, उसके बाद हम बहुत सारी ग्रीस वगैरह, अलग अलग जो वेस्ट मटेरियल होगा, ये सब हम अलग अलग इसको प्यूरिफाई करेंगे, अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाएंगे, और उसके बाद हम इसको यूज करते हैं। It is found between the layer of rocks and is drilling from oil fields located in offshore and coastal areas। देखिए, ये जो हमें पेट्रोलियम है, ये सबसे ज़्यादा कहाँ से मिलता है, ये रॉक्स होती हैं, ज़्यादातर ये मिलता है मेटामॉर्फिक रॉक से और सेडिमेंट्री रॉक से। ये ऐसे रॉक होती हैं, मतलब एक ये वाली पहाड़ी हो गई रॉक टाइप, उसके बीच नीचे एक पहाड़ी होगी, मतलब ये पूरी पहाड़ी होगी, इस पहाड़ी के बीच में से हमें क्या मिलेगा, पेट्रोलियम मिलेगा। और ये मिलता है मेनली ऑफ शोर पे। ऑफ शोर एंड ऑन शोर दो होते हैं, जैसे ये हमारा कॉन्टिनेंट है, तो इसके इधर अगर आजू बाजू में क्या है, समुंदर है, सी है, तो इस साइड अगर सी है तो सी के अपोजिट साइड जो शोर होगा, सी के अपोजिट, सी वाला नहीं, जो सी से टच करता हो, जो मेनली सी से टच करता हो, या तो ऑन शोर और ऑफ शोर दो होते हैं। जो हमारा सी के साथ टच करता हो शोर, उसको हम ऑफ शोर बोलते हैं मेनली। ऑफ शोर पे मेनली हमारा इंडिया का जो, अगर हम ऑफ शोर देखें तो हमारा इंडिया का, जैसे ये हमारा इंडिया है, तो ये हमारा अरबियन सी है इधर, तो हमें जो हमारा ऑयल है वो वहाँ यहाँ पे बॉम्बे हाई में मिलता है, यहाँ पे नेचुरल गैस वगैरह मिलेगी। यहाँ पे ऊपर गुजरात के पास हमें क्या मिलता है, यहाँ पे भी हमें बहुत सारा पेट्रोलियम वगैरह मिलता है। तो जो ऑफ शोर पे ये ज़्यादातर मिलता है, और ये रॉक्स में मिलता है हमें, रॉक्स से हम ड्रिलिंग के ज़रिए इसको निकालते हैं,
क्वैकिंग प्रोसेस से, कल भी हमने पढ़ा था इसके बारे में। दिस इज थिन sent to refineries which process the crude oil and produce a variety of products like diesel, petrol, kerosene, wax, plastic and lubricants। अभी हमने पढ़ा, मैंने आपको बता दिया। हम सबसे पहले क्रूड ऑयल निकालेंगे जमीन से। क्रूड ऑयल को हम रिफाइनरीज में भेजेंगे, जो इंडस्ट्रीज में हम बेचते हैं उसको रिफाइनरीज बोलते हैं। रिफाइनरी से अलग अलग प्रोडक्ट निकालेंगे, हम उसमें से चेंज करेंगे, जैसे डीजल, पेट्रोल, उसके बाद प्लास्टिक वगैरह, लुब्रिकेंट, ये सब हम इससे निकालेंगे और अलग अलग चीज़ों में हम इसको यूज़ करेंगे। पेट्रोलियम एंड इट्स डेरिवेटिव्स are called black gold as they are very valuable. The chief petroleum producing countries are Iran, Iraq, Saudi Arabia and Qatar। देखिए, अगर हम क्रूड ऑयल को देखें तो हम इसको, या पेट्रोलियम को हम ब्लैक गोल्ड भी बोलते हैं। ये मैक्सिमम जो हमें मिलता है, मैक्सिमम वो मिलता है हमें सबसे ज़्यादा अरब कंट्रीज से, ईरान से, इराक से, सऊदी अरबिया से, कतर से। ऐसे ही हमें यूएसए से भी मिलता है, यूएसए, रशिया, वेनेजुएला, अल्जीरिया, ये सभी जो कंट्री हैं बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करती हैं। हमारा इंडिया भी करता है बट कम करता है, इस वजह से हम ज़्यादातर बाहर से इंपोर्ट करते हैं। इंडिया में देखें तो कहाँ पे मिलता है? डिग बॉय इन असम। असम से हम निकालते हैं डिग बॉय इन असम। बम्बे हाई से निकालते हैं, बम्बे हाई एंड डेल्टा ऑफ कृष्णा इन गोदावरी रिवर्स। ये हमारा बम्बे हाई है, ये हमारा असम है। असम वाले एरिया से हम निकालते हैं। यहाँ बम्बे हाई मुंबई के पास है, यहाँ से निकालते हैं। हालांकि गुजरात से भी हम निकालते हैं और राजस्थान से भी हमें मिलता है। अब हम देखते हैं नेचुरल गैस के बारे में पढ़ते हैं। नेचुरल गैस इज फाउंड with petroleum deposit and is released when crude oil is brought to the surface. It can be used as the domestic and industrial fuel. Russia, Norway, UK and Netherlands are the major producer of the natural gas। देखिए, नेचुरल गैस मैक्सिमम हमें वहाँ से मिलता है जहाँ पे हमें पेट्रोलियम का भंडार मिलेगा, या क्रूड ऑयल मिलेगा। उसके या तो आजू बाजू में होगा, या तो उसके साथ बीच में भी हमें कहीं भी मिक्सिंग में मिल जाता है, उससे भी हम निकाल सकते हैं। तो हमें ये नेचुरल गैस होती अलग है, अलग चीज़ होती है, बट ये उसके साथ से जहाँ पे क्रूड ऑयल होता है मिलता है मैक्सिमम वहाँ से, या उसके करीब वाले एरिया के नज़दीक वाले एरिया से हमें जहाँ पे नेचुरल गैस भी मिलती है। जैसे हमें बम्बे हाई से ही हमें क्रूड ऑयल भी मिलता है और हमें नेचुरल गैस भी मिलती है। ये नेचुरल गैस हम मैक्सिमम यूज़ करते हैं किचन में, कुकिंग वगैरह के लिए, और अदर इंडस्ट्रीज में भी हम यूज़ करते हैं, जो कि हमें ये क्लीन फ्यूल है, जो हमें मतलब ऐसे हम ज़्यादातर जलाने के लिए यूज़ करते हैं और कुकिंग वगैरह के लिए। अब देखते हैं लीडिंग प्रोड्यूसिंग कंट्रीज कौन कौन सी हैं। यूके है, यूनाइटेड किंगडम, नेदरलैंड्स में होता है सबसे ज़्यादा, रशिया से, नॉर्वे से, मतलब कुल मिला के यूरोप से ही बहुत ज़्यादा जो नेचुरल गैस है वो हमें मिलती है। इंडिया में हमें जैसलमेर से मिलता है, कृष्णा गोदावरी डेल्टा से मिलता है। कृष्णा गोदावरी डेल्टा यहाँ पे पड़ता है, लगभग यहाँ पे, ये कृष्णा गोदावरी, ये वाले जो डेल्टे बनते हैं हमें यहाँ पे, तो इन के पास जहाँ से ये नदी बे ऑफ बंगाल में गिरती है, तो इनके पास से भी यहाँ से हमें जो है वो नेचुरल गैस मिलती है। Some areas offshore in Mumbai have natural gas resources. Very few countries in the world have sufficient natural gas reserve of their own। कुछ एरिया हमें बम्बे हाई से भी मिलता है, ऑलरेडी बात कर चुके हैं हम। अगर हम देखें तो कुछ ही कंट्रीज हैं वर्ल्ड में जो सफिशिएंट हैं, जिनको अपना खुद का नेचुरल गैस है वो मिलती है, और मैक्सिमम जो है वो दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करती है। द शार्प इंक्रीज in our consumption of fossil fuels has led to their depletion at the alarming rate. The toxic pollutant released from burning these fuels are also a cause of concern. Unchecked burning of fossil fuels
is like an unchecked dripping tap which will eventually run dry. This has led to tapping various non-conventional sources of energy that are cleaner alternatives to the fossil fuel. अब हम देखते हैं हाइडल पावर्स। पावर के बारे में हम मेनली एक रिसोर्सेज के बारे में हमने पढ़ लिया, जो हमें कोल के बारे में पढ़ लिया, हमें पेट्रोलियम के बारे में पढ़ लिया और हमने नेचुरल गैस के बारे में पढ़ लिया। 3 मेन सोर्सेज के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं हाइडल पावर के बारे में। ऐसे ही हम पढ़ेंगे 4-5 पावर और हैं हमारे पास, जैसे बायोगैस पावर, न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में, विंड एनर्जी, विंड पावर के बारे में और सोलर एनर्जी के बारे में। इन सबको हम अलग अलग से देखेंगे। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं हाइडल एनर्जी। हाइडल एनर्जी वो एनर्जी होती है, मैं अगर आपको बता दूं, ये मेनली पानी से बनाई जाती है। किसी भी नदी पे एक बांध बनाया जाता है, ऐसे बांध बना दिया। अब इस बांध से क्या होगा, आगे यहाँ पे एक टरबाइन लगा देंगे हम। टरबाइन लगा दी, ये एक पंखे जैसा टरबाइन होगी। इसको हम कनेक्ट कर देंगे, मशीनरी होगी इसके साथ कुछ फिटिंग जो हमें लाइट प्रोड्यूस करेगी। और यहाँ से हम पानी छोड़ेंगे ऊपर तुराई से। जैसे ही हम स्पीड से ये पानी आएगा और ये घूमेगी, और जैसे ही ये घूमेगी तो हमें हमारी लाइट प्रोड्यूस होगी। बस इतना ही सिंपल फंडा है। देख लेते हैं हम बुक की लैंग्वेज को। रेन वाटर और रिवर वाटर स्टोर्ड इन डैम इज मेड टू फॉल फ्रॉम heights. The falling water flowing through pipes inside the dam over turbine blades placed at the bottom of the dam. The moving blades then turn to generator of the producing electricity. वही हमने जो बात की है, एक बांध बना देंगे हम, रेन वाटर हम इकट्ठा कर लेंगे, या तो रिवर वाटर कोई भी होगा, और उसको हम हाइट से छोड़ेंगे। तो जैसे हमारी टरबाइन पर रोटेट करेगी तो हमारी जो लाइट है वो प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगी और हमें इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन मिलेगी। द वाटर डिस्चार्जिंग आफ्टर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड फॉर इरिगेशन। 1/4 ऑफ द वर्ल्ड इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड बाय हाइडल पावर। जो वाटर हम यूज करेंगे हाइडल एनर्जी के लिए, वो पानी हमारा वेस्ट तो होगा नहीं। उस पानी को हम एग्रीकल्चर के जो इरिगेशन, एग्रीकल्चर यूज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, कैनल वगैरह के थ्रू। वर्ल्ड में अगर हम देखें तो 1/4 यानी 25% जो टोटल लाइट है, जो पावर है, जो एनर्जी है, वो हम प्रोड्यूस करते हैं हाइडल पावर से। यानी हम पानी के थ्रू हम जो लाइट है 25% वो प्रोड्यूस करते हैं। लीडिंग प्रोड्यूसर अगर देखें तो वर्ल्ड में उरुग्वे है, साउथ उरुग्वे है, उसके बाद नॉर्वे है, ब्राजील है एंड चाइना है। ये सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं। सम इम्पॉर्टेंट हाइडल पावर स्टेशन इन इंडिया आर बाकरा नंगल। अगर इंडिया में हम देखें तो कहाँ कहाँ पे सबसे ज़्यादा, इंडिया भी हमारी प्रोड्यूस करती है, कहाँ कहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है, कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं। बाकरा नंगल है एक, गांधी सागर है, नगर जवान सागर है एंड दामोदर वैली प्रोजेक्ट्स है। ये देखो, ये एक डैम है, ये नीचे सिस्टम लगा हुआ है टरबाइन वगैरह का। जैसे ही वाटर ऊपर से आ रहा है और ये टरबाइन घूम रही है और इससे हमें जो हमारी एनर्जी है वो प्रोड्यूस हो रही है और उसके बाद हम आगे सप्लाई दे रहे हैं। अब हम, ये हो गए हमारे कन्वेंशियल। नॉन कन्वेंशियल सोर्स के बारे में हम पढ़ते हैं। नॉन कन्वेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी कौन कौन से हैं। The increasing use of fossil fuel is leading to its storage. It is estimated that the present rate of consumption continue. The reserves of the fuel will get exhausted. Moreover, their use of causes environmental pollution. Therefore, there is a need for using non-conventional sources such as solar energy, wind energy, tidal energy, which are renewable. हमने पहले ही बात की थी,
जो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं इनको रिन्यूएबल एनर्जी भी बोलते हैं। ये रिन्यूएबल सोर्सेज होते हैं जो जितने हम यूज करते हैं उतने वापस रिसाइकल होते रहते हैं, उतने हमें वापस उसी फॉर्मेशन में मिलते जाते हैं सोर्सेज। हमें पता है जितना भी हम अगर नेचुरल कोई पेट्रोलियम वगैरह या कोल हम यूज करते हैं तो उससे एक तो बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंटल पोल्यूशन होता है और दूसरा नंबर वो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस हैं और ख़त्म होते जा रहे हैं डे बाय डे जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है। इसलिए हम उससे एग्जिट करके हम डे बाय डे हमारी यही ट्राई है, यही कोशिश है कि हम नॉन कन्वेंशनल सोर्स से ही हम एनर्जी मैक्सिमम प्रोड्यूस करें और उसका यूज़ करें। चलिए हम अब देखते हैं सोलर एनर्जी के बारे में। हमारे नॉन कन्वेंशनल एनर्जी विंड एनर्जी है। जैसे हम विंड से जितनी मर्जी यूज़ करें विंड हमें फ्री में मिलेगी और उससे हम कर सकते हैं। सोलर एनर्जी कितना भी हम यूज़ करें वो रिन्यूएबल है, वापस उतना मिल जाएगा। ऐसे ही करके न्यूक्लियर एनर्जी है, बायोगैस एनर्जी है, ये सब हमें वापस जितना हम यूज़ करते हैं उतना हमें मिल जाता है, फॉर्मेशन हो जाती है। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है जिसका हमें डर नहीं कि ख़त्म हो जाएगा। Sun's heat and light energy can be felt as every day. Solar energy trapped from the sun can be used in solar cell produce electricity. देखिए इसका मेन कैसे हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं वही मेन देखना है। ये हमारी सन से किरणें आ रही हैं, सन है, सन से सन रेज आ रही हैं, सन रेज आ रही हैं, हम एवरीडे आती हैं, ज़मीन पे पड़ती हैं बहुत सारी, कुछ वापस चली जाती हैं, कुछ यहाँ पे हीट प्रोड्यूस करती हैं। हम क्या करते हैं, एक पैनल, ये एक ऐसा प्लेट देखा होगा आपने बहुत सारी जगह लगी हुई, ये ऐसे पैनल हो गए, प्लेट लगा देंगे हम, तो ये प्लेट सोलर सेल की तरह काम करेगा, इसको हम सोलर सेल भी बोलते हैं। इससे जैसे ही ये किरणें इस पे पड़ेंगी, ये किरणें जैसे ही इस पे पड़ेंगी तो ये क्या करेगा, इसमें एक सिस्टम होगा हमारा जो हमने बनाया होगा, वो हमें सोलर पैनल इसको हम बोलेंगे। ये सोलर पैनल क्या करेगा, हीट से प्रोड्यूस करेगा, हीट चेंज इनटू इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इससे हमें इलेक्ट्रिसिटी देगा। बस ये सिंपल फंडा होता है इसका। हम बहुत सारे एक से ज़्यादा, ये देखिए सोलर पैनल भी हम यूज़ कर सकते हैं, एक से ज़्यादा, जितनी हमें ज़्यादा रिक्वायरमेंट है उतने हम सोलर पैनल बढ़ाएंगे और हम इसको पावर प्रोड्यूस करेंगे। पावर फॉर हीटिंग एंड लाइट पर्पस। The technology of utilizing solar energy benefits a lot of tropical countries that is the blessed with abundant sunshine. Solar energy, ये देखिए मैक्सिमम हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, मैक्सिमम प्रोड्यूस कहाँ पे होती है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे आते हैं, इक्वेटर में, मतलब जो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गया और ये इक्वेटर, जो कंट्रीज यहाँ इसके अंडर आती हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो हमारा धूप और सबसे ज़्यादा सन सीधा यहाँ पे ही निकलता है, तो ये कंट्रियाँ सबसे ज़्यादा यहाँ पे प्रोड्यूस कर सकती है सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी हमें कुकिंग के लिए यूज़ होती है, अलग अलग, मतलब आजकल तो गाड़ियाँ भी आ रही हैं सोलर एनर्जी पे, एवरीथिंग। अब हम एग्जिट करके पेट्रोलियम से, तो हम सोलर एनर्जी से सब काम करने की ट्राई कर रहे हैं। अब हम देखते हैं विंड एनर्जी। विंड एनर्जी का भी सिंपल प्रोसेस है। हम क्या करेंगे, दो तरह की टर्बाइन लगा देते हैं हम। एक तो सीधी ऊपर ये वाली प्लेन टर्बाइन लगा दी, तो जैसे ही हवा चलेगी तो ये ऐसे गोल घूमेगी। अब घूमने से ही हमारा नीचे क्या होगा, जनरेटर होगा, ये घूमेगी, जनरेटर में एक सिस्टम होता है वो, और हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। या तो हम क्या करेंगे, एक टर्बाइन ऐसे होगी, ये है हमारा, ये फैन लगा हुआ है, तो ये जैसे ही हवा चलेगी और ये घूमेगा, एक वर्टिकल होता है और एक हॉरिजॉन्टल हम बनाते हैं, ये वाली, ये देख रहे होंगे आप। तो इससे हमें क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। ये हम मेनली ज़्यादातर जो सी एरिया होता है आसपास जहाँ पे ज़्यादा चलती है, इंडिया में हम सबसे ये ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, राजस्थान में, गुजरात वगैरह में जहाँ पे ज़्यादा हवा चलती है। विंड इज एन इनएग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी। विंड मिल्स हैव बीन used for grading gain and lifting water since times of immemorial. In modern time, windmills, the high-speed wind, rotate the windmill which is connected to the generator, produce electricity. वही है कि हम हाई स्पीड पे इसको घुमाते हैं हवा में और
हमारा जो जनरेटर है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। हम विंड मिल का पहले भी यूज़ करते थे एंशिएंट लाइफ में, बहुत पुराना। वाटर को ऊपर लेके जाना है ऐसे, या और कुछ काम, बहुत सारे काम हम विंड मिल से पहले लेते थे। अब हम देखते हैं विंड मिल अगर देखें तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे यूज़ होते हैं, कहाँ पे विंड प्रोड्यूस एनर्जी होती है, विंड एनर्जी से एनर्जी प्रोड्यूसिंग होती है। नेदरलैंड में होती है, जर्मनी में होती है, डेनमार्क, यूके, यूएसए एंड स्पेन, मतलब यूरोप और अमेरिका में सबसे ज़्यादा होती है। अब हम देखते हैं न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में। देखिए न्यूक्लियर एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है। मेनली न्यूक्लियर एनर्जी का थोड़ा सा मेन सिंपल ही प्रोसेस है, इसका भी कोई ज़्यादा नहीं। इसके लिए हमें पावर प्लांट बनाना पड़ते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी की एक खास बात होती है कि हमें प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा, सीलिंग प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा देनी पड़ती है ताकि लीकेज वगैरह ना हो, क्योंकि आपको पता है न्यूक्लियर बहुत हानिकारक होता है। तो इस वजह से हमें इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है प्रोटेक्शन का, यानी सिक्योरिटी का, कोई भी इससे लीकेज वगैरह ना हो जो कि हमें हानिकारक साबित हो। Nuclear power is obtained from energy stored in the nucleus of atom of naturally occurring radioactivities element like uranium, thorium। देखिए न्यूक्लियर कैसे न्यूक्लियर एनर्जी हम प्रोड्यूस करते हैं। हमें नेचुरली अर्थ से मिलता है यूरेनियम और थोरियम, ये दो मेटल्स होते हैं, यूरेनियम एंड थोरियम। इससे क्या होता है, जैसे ही हम इससे हम प्रोसेस करते हैं, कुछ प्रोसेस के थ्रू इसको हम गुजारते हैं, जैसे ही प्रोसेस होता है इसका, तो इससे रेडियो एक्टिव वेव्स निकलती हैं। जो रेडियो एक्टिव वेव्स निकलती हैं उसके कारण क्या होता है, रेडियो एक्टिव वेव एक्ट होती हैं ग्रेट प्रोड्यूसर न्यूक्लियर पावर अमिट्स होती हैं, पावर अमिट, ये रिएक्टर न्यूक्लियर रिएक्टर होता है। हम सारी न्यूक्लियर रिएक्टर से हम यूरेनियम और थोरियम को पास कराते हैं, तो उससे हम क्या होता है, हमारी जो एनर्जी है वो प्रोड्यूस होती है रेडियो एक्टिविटी के कारण। मेजर प्रोड्यूसर कौन है न्यूक्लियर एनर्जी का? यूएसए है, यूरोप है, इन इंडिया में ये राजस्थान में और झारखंड में हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। जियोथर्मल एनर्जी के बारे में हम देख लेते हैं। जियोथर्मल का बिल्कुल सिंपल फंडा है, कोई ज़्यादा वो नहीं है। जियोथर्मल हम मेनली दो मेन, एक ज़मीन के नीचे हम क्या करेंगे देखेंगे, या तो कहीं से गर्म पानी निकल रहा है, बहुत गर्म पानी, या फिर हम क्या करेंगे ज़मीन के नीचे जाएंगे। तो हम एक प्रक्रिया है नेचुरली, जितना हम ज़मीन के नीचे जाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता जाता है, तो हम नीचे जाएंगे, वो टेम्परेचर हम किसी न किसी तरह से ऊपर लाएंगे, जब वो गर्म पानी, तो उसके कारण उससे हम भाप बनाएंगे, जब गर्म होगी कोई भी हम पानी को गर्म करेंगे, उससे क्या बनेगी, स्टीम बनेगी, और स्टीम ही हमारा पावर जनरेट करेगा जैसे ही वो धक्का देगा। तो हीट एनर्जी obtained from the earth is called geothermal energy. The temperature in the interior of earth rise steadily as we go deeper. Sometimes the heat energy may surface itself in the form of hot spring. This is the energy can be used as generator power. Generate power। वही हम जैसे अर्थ के नीचे जाते हैं तो हमें जो है वो हार्डनेस बढ़ती है, वैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है, और सम टाइम के बाद ये जो टेम्परेचर है, हॉट स्प्रिंग वाटर जो है वो ऊपर आता है, और उससे हम क्या करते हैं, एनर्जी जनरेट करते हैं। ये देखिए ये प्रक्रिया है, और फिर हम इसको जो गर्म पानी होता है वापस इसको हम कूल करते हैं, कूलिंग करके हम वापस छोड़ देते हैं नदी वगैरह में। ये देखिए ये हमने ज़मीन के नीचे से पानी निकाला, नीचे गए, गर्म पानी होगा, जो हॉट स्प्रिंग कुछ भी होगा, वाटर वगैरह होगा, ये ऊपर आया, यहाँ पे हमने इसको क्या किया, ये स्टीम इंजन पे हमने इसको जनरेटर को घुमाया, टरबाइन घुमाई, और हमने एनर्जी प्रोड्यूस की, और वापस इसको पानी को ठंडा करके छोड़ दिए। टाइडल एनर्जी के बारे में देख लेते हैं। टाइडल एनर्जी का सिंपल है, कोई भी कुछ नहीं है, जैसे ये देखिए ये टाइड आती है समुंदर में, टाइड्स आती हैं, लेयर्स आती हैं, और ये लेयर आती हैं जैसे ही हमने एक ऐसा सिस्टम बना के ये टरबाइन फिट की होती है, जैसे ये लेयर्स आती हैं इसके साथ टकराती हैं, स्पीड में आती हैं, इसके साथ टकराती हैं, और ये क्या करती है, टरबाइन घूमती है, और जैसे ही घूमती है हमारा क्या होता है, एनर्जी प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है। बायोगैस का हम देखते हैं। बायोगैस में भी सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। ऑर्गेनिक मटेरियल जितना भी होता है, मतलब सड़ने गलने वाला मटेरियल जितना भी होता है, एनिमल्स हो गया,
एनिमल डंग, कौ डंग वगैरह हो गया, किचन वेस्ट में जितना भी मटेरियल होता है अलग अलग बायो मतलब जो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है, उस सब को हम क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं। कोई खड्डा बना दिया, कुछ कर दिया और वहां पे हमने क्या कर दिया, डाल दिया इसको। जैसे इसको डिकम्पोज किया तो डिकम्पोज करने के बाद इससे क्या होता है, एक हमें मीथेन की शक्ल में, मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में एक एनर्जी मिलती है, जिस एनर्जी को हम बोलते हैं बायोगैस। और ये बायोगैस हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं किचन वगैरह में, इसके लिए सबके अपनी कुकिंग वगैरह के लिए। एनर्जी इज एवरीवेयर बट वी कैन सी देयर एनर्जी। बस तो ये हैं कुछ फंडे। हमने देखा बायोगैस कैसे बनती है, जो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है, हमारा वेस्ट मटेरियल, उससे हम डिकम्पोज करते हैं कहीं भी इकट्ठा करके और उससे हमें बायोगैस मिलती है। हमने सोलर एनर्जी देखी, विंड एनर्जी के बारे में देखा, टाइडल एनर्जी के बारे में देखा, न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में देखा और हमने देखा कोल एंड पेट्रोलियम के बारे में। तो आई होप फ्रेंड आपको समझ में आया होगा। अच्छे से इसको एक बार वापस देखिए और अच्छे से लर्न कीजिए इसको। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर कोई फीडबैक है तो प्लीज़ आप कमेंट में मुझे बताइए और सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़ और सपोर्ट कीजिए फ्रेंड्स।